प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस स्ट्रेटजीज फॉर एनजीओ मैनेजमेंट के दूसरे भाग में आज हम चर्चा करेंगे किसी ट्रस्ट की स्थापना कैसे की जाती है और उसके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हमें चाहिए और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट एनजीओ बनाने की एक विधि है और ट्रस्ट एक्ट में इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि जो लोग समाज कल्याण के लिए या उससे जुड़े किसी क्षेत्र के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनको ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी गई है। तो ट्रस्ट शब्द का अर्थ होता है विश्वास। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक ऐसी पूंजी इकट्ठा करना और उस पूंजी को ट्रस्ट की कैपिटल के रूप में डिक्लेयर करना, जैसे ट्रस्ट की धरोहर बोलें, वो वहाँ से ट्रस्ट के निर्माण का काम शुरू होता है। मैंने आपको पिछले अंक में बताया था कि ट्रस्ट बनाने के लिए एक ट्रस्ट डीड का निर्माण करना होता है और ट्रस्ट डीड 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर छापी जाती है। वह आवेदन उस इलाके के एसडीएम या विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों को ये पावर दी गई है कि वो ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो आप अपने ज़िले में चेक कीजिए और उनके पास आवेदन कीजिए। अब ट्रस्ट को बनाने के लिए आपके पास जो आवश्यक एलिमेंट हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो है एक इस बात की घोषणा, डिक्लेरेशन, कि हम इस ट्रस्ट का निर्माण करना चाहते हैं और इस ट्रस्ट के निर्माण करने के लिए इतनी धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। वही धनराशि कुछ भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। उसके साथ ही हर ट्रस्ट का एक नाम होगा। उस नाम से, जिस नाम से उस ट्रस्ट का निर्माण हो रहा है, जैसे मान लीजिए बाल गोपाल ट्रस्ट, या मान लीजिए धर्मदास रामदास गोयल ट्रस्ट, या कोई अपने ट्रस्ट का नाम रखना चाहता है जनता कल्याणकारी ट्रस्ट, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो आपत्तिजनक ना हो। लेकिन जो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है उसके नाम पर या उसके पूर्वजों के नाम पर या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भी ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है। जो ट्रस्टी हैं, जो उस ट्रस्ट का निर्माण करना जा रहे हैं, उनके आइडेंटिटी प्रूफ, पते का और पहचान का दो प्रूफ चाहिए। यानी एक आधार कार्ड हो गया और दूसरा आपका कोई और जो पते का है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, वो कार्ड आपको देना होगा। जिस जगह पे, जिस स्थान पे उसका निर्माण हो रहा है, जो एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस के रूप में, वो उस जगह के मालिक के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, कि मैं अपने इस स्थान का मैं ओनर हूँ, स्वामित्व है और मैं यह परमिशन दे रहा हूँ, यह मैं स्वीकृति देता हूँ कि इस पते पे इस ट्रस्ट का कार्यालय रजिस्टर किया जा सकता है। और ये सिद्ध करने के लिए कि वो ओनर आप हैं, आपकी जो मूल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए होंगे। कई बार कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल या पानी का बिल, उस तरह के बिल भी आवश्यक हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का कागज़ चाहिए, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल चाहिए,
सभी ट्रस्टीज़ के आईडी प्रूफ और उनके पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड उसकी आवश्यकता होगी। प्रॉपर्टी के ओनर से एनओसी की आवश्यकता होगी। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट का एग्रीमेंट होगा। फिर उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है वहाँ खोलने के लिए, इस तरह का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। और एक ट्रस्ट डीड होगी जो स्टैम्प पेपर के ऊपर तैयार की जाएगी। ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी ट्रस्ट के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अब इस ट्रस्ट डीड में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बोल्डली लिखे होने चाहिए कि यह ट्रस्ट और इससे होने वाली धरोहर इसका किस किस उद्देश्यों पे इसका खर्च किया जा सकता है। तो अगर आपने लिखा कि यह ट्रस्ट जो है पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का प्रसार करेगी, शिक्षा के विद्यालय बनाएगी, अध्ययन केंद्र खोलेगी, ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी, तो उसमें लिखा होना चाहिए और उसी पे वो काम किया जा सकता है। अब दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ट्रस्टीज़ के बोर्ड का गठन, ये लिखा होना चाहिए कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो ट्रस्टीज़ एक बोर्ड का गठन कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। और इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को ये पावर होगी कि वो ये बताए कि कब कहाँ क्या होना है। तो पूरी ट्रस्ट को चलाने की जो पावर है, जो डोनेशन रिसीव करने की, खर्च करने की, फंड को इन्वेस्ट करने की, बैंक में रखने की, जो सभी तरह की जो शक्तियां हैं वो इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में निहित हैं। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जब प्रस्ताव पारित करके बैंक को देंगी तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ट्रस्ट का पैसा किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता जो रिस्क हो, यानी शेयर बिजनेस। ट्रस्ट कभी भी शेयर के काम में ट्रस्ट का पैसा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहाँ पैसा डूबने का खतरा भी रहता है, उस तरह की रिस्क। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में लगाया जा सकता है, बैंक के किसी स्कीम में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड में, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई 10,000 रुपये आपने 3 साल के लिए रखे तो इतने पैसे आपको 3 साल के बाद मिलेंगे, वहाँ पे लगाया जा सकता है। फिर एक उसमें ट्रस्ट डीड में एक बड़ा क्लॉज ज़रूरी है, वो है फंक्शन का, कि उसमें ट्रस्टीज़ के फंक्शन क्या क्या होंगे। एक जैसे मैनेजिंग ट्रस्टी है तो वो क्या काम देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखा जाएगा, फाइनेंस कौन देखेगा, फंड की बोरोइंग कैसे होगी, फंड सिक्योर्ड कैसे रखे जाएंगे, कोई एग्रीमेंट के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, ट्रस्ट के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ऐसे जो पावर्स हैं, ऐसे जो फंक्शंस हैं, वह सब उस ट्रस्ट डीड में लिखे होने चाहिए। फिर सेक्रेटरी के कार्य क्या होंगे, उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे, ट्रस्टीज़ के कार्य क्या होंगे, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। और यह भी लिखा जा सकता है कि ये इसका ड्यूरेशन क्या होगा, फॉर द पर्पस दिस ट्रस्ट इज़ बीइंग क्रिएटेड। और अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो जनरली परपेचुअल नेचर की होती है, शाश्वत रूप से चलती रहती है, तो ट्रस्ट जो है इररिकोवेबल है, उसको जो है ना पुनः वो नहीं किया जा सकता। तो उसके अलावा कुछ इंसिडेंटल पावर हैं, उन पावर्स का भी उल्लेख होता है, उनका भी हमको मेंशन करना होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रस्ट हो गया। अब इस ट्रस्ट में जो आपने नियम बनाए हैं डीड में, उनमें अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, उसकी भी प्रक्रिया लिखी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो ट्रस्ट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सेटलर। तो वो कोई भी सेटलर या कोई भी ट्रस्टी या उससे जुड़ा हुआ उनका कोई पारिवारिक सदस्य इस ट्रस्ट का कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, कोई बेनिफिट उसको पर्सनल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, वो उसका उल्लेख उसके अंदर होता है। लेकिन वो किसी तरह के रिम्यूनरेशन के इंटाइटल्ड नहीं होते और किसी तरह के दूसरे बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड नहीं होते। फिर उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीगल, कि इंडेमनिटी क्या है ट्रस्टीज़ को, सूट्स अगर कोई जो है ना दावा करता है तो क्या होगा, उनकी प्रोसेसेस क्या होंगी। देखिए ट्रस्ट जो है ना वो एक लीगल इंटाइटिटी है ना, इसको हम बोलते हैं विधि की भाषा में लीगल पर्सन। तो ट्रस्ट एक लीगल पर्सन है, तो ट्रस्ट स्यू कर सकती है और ट्रस्ट को स्यू किया जा सकता है, यानी ट्रस्ट किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है और कोई व्यक्ति ट्रस्ट के ऊपर मुकदमा कर सकता है।
उसको बोलते हैं लीगल पर्सन। फिर हम इसमें जो है ना सारी चीज़ों को, रिकॉर्ड को किस तरह से रखा जाएगा, उसकी किसकी जिम्मेवारी होगी, वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। फिर जैसे जो कोई डिस्प्यूट अगर ट्रस्ट में पैदा हो जाए तो उसको सुलझाने की क्या विधि है, क्या फंक्शन होंगे, उसका भी उल्लेख उसमें होना चाहिए। और जो सेटलर्स हैं और जो ट्रस्टीज़ हैं, उन लोगों का कोई अधिकार उस फंड के ऊपर नहीं बनता। वो उस फंड के मालिक नहीं हैं, वो उस फंड के संरक्षक हैं। मालिक और संरक्षक में फ़र्क होता है। तो जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टी या सेटलर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। वो केवल उसके, जब वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये ट्रस्ट है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी संरक्षक की हैसियत में आ जाते हैं। हाँ, उनका उसके ऊपर कोई ज़्यादा राइट नहीं बनता है। और यह क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है कि डिसोल्यूशन, किसी ट्रस्ट का जब डिसॉल्व करते हैं, तो अब जब ये ट्रस्ट डीड बनेगी तो इस पर ट्रस्टीज भी साइन करेंगे और इसमें साथ ही साथ 2 गवाह भी होंगे, विटनेसेस, वो भी बहुत आवश्यक हैं। उन विटनेसेस का आधार कार्ड, उनका पता, उनका व्यवसाय, उनका टेलीफोन नंबर, वह सब भी बहुत आवश्यक है। और वो उस ट्रस्ट डीड के ऊपर साइन करेंगे। तो ये जो ट्रस्ट डीड बनती है, ये उसके लिए मैंने आपको बताया कि अब इस ट्रस्ट का एक अकाउंट किसी बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में खोला जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी खोल सकते हैं अकाउंट, लेकिन उसके लिए एक रेजोल्यूशन पारित होना चाहिए, एक प्रस्ताव पारित। हर काम के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, का जरूरी है। फिर उसके नाम से जो संस्थाएं चलेंगी, जो ट्रस्ट चलती हैं, उसके नाम से कोई संस्था चलती है, तो उस संस्था के भी अकाउंट हो सकते हैं जो कि आपकी ट्रस्ट के पार्ट बनेंगे। मान लीजिए ट्रस्ट एक स्कूल चला रहा है, तो ट्रस्ट का एक अकाउंट है, और आपने उसी में मान लीजिए एक सरस्वती बाई इंटर कॉलेज शुरू किया है, तो उसका एक अपना अलग अकाउंट है जिसमें बच्चों की फ़ीस आती है, सरकार की ग्रांट आती है, उससे खर्चे होते हैं, तो वो भी आपकी ट्रस्ट बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगी, क्योंकि उसे ट्रस्ट ने इनिशिएट किया है। ट्रस्ट ने उसको, जब तक कि ट्रस्ट ये ना कह दे कि ये अब हमारी संपत्ति नहीं है, ये अलग है, तब तक वो ट्रस्ट की ही संपत्ति मानी जाएगी, या जब तक कि उस कॉलेज का अलग से कहीं रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। और जैसे उसका अलग रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके ऊपर अलग विधिक प्रक्रियाएँ लागू होंगी। तो जब हम ट्रस्ट बनाते हैं, ये बहुत आसान तरीका है किसी भी एनजीओ को चलाने का, किसी भी संस्था को चलाने का। ट्रस्ट एक्ट बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये उतनी ही जिम्मेदारियां क्रिएट करता है। जो ट्रस्टीज़ हैं उनके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारियां क्रिएट करता है। अकाउंटिंग के प्रोसीजर सारे साथ हैं, उसी तरह से बैलेंस शीट बनेगी, इनकम और एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, उसका रिकॉर्ड सभी उपलब्ध होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड, जो ब्राउचर्स हैं, जो बिल्स हैं, उन सबको रखना होगा। लगभग सरकारी नियमों के हिसाब से किसी भी संस्था का जो पुराना रिकॉर्ड है वो मिनिमम 5 साल तक आपको रखना बहुत आवश्यक है, और उसके सब सारे रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए, तो वो चाहे उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे हों या किसी और ऑफिस में हों। तो ट्रस्ट के बारे में आप सुन के ज़रूर अभिभूत हो रहे होंगे कि ट्रस्ट बनाना आसान है, लेकिन ट्रस्ट थोड़ा सा लेस डेमोक्रेटिक है नेचर में। गवर्नेंस में ज़्यादातर इशूज़ आते हैं, ज़्यादातर फैमिली अपना ट्रस्ट बनाती हैं, और सामान्य रूप से जब हम कोई ट्रस्ट बनाते हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, तो उन ट्रस्टीज़ में नए ट्रस्टी जोड़ने की प्रक्रिया भी हमको पूरी तरह से दिखानी होती है, लिखनी होती है कि कैसे, या कौन कौन से व्यक्ति उसके जो मेंबर बनेंगे, कितने साल बाद वो ट्रस्टीज़ भी अपॉइंट हो सकते हैं, या वो अध्यक्ष या सचिव बन सकते हैं। वो सारी प्रक्रिया ट्रस्ट डीड में एक्सप्लेन करना जरूरी है। जो चीज़ें ट्रस्ट डीड में एक्सप्लेन नहीं हैं, वह ट्रस्ट की कार्यवाही में प्रस्ताव के द्वारा पारित होके रखनी चाहिए। क्योंकि हर साल जो भी प्रस्ताव पारित होंगे या जो भी संशोधन किए जाएंगे ट्रस्ट में, उसकी भी अनुमति फिर हमें ट्रस्ट के जो है ना उससे लेनी होगी, और हमें उसकी जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास जमा करनी होगी। ट्रस्ट भी
टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता है, उसको भी 80G मिल सकता है, उसको भी 12A मिल सकता है। सेक्शन 12A में ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो कैपिटल है, जो फिक्स डिपॉजिट है, उस पर होने वाली आय से इनकम टैक्स में छूट मिलती है। ट्रस्ट अपनी डोनेशन की जो और सभी जो भी चीज़ जो भी जैसे 80G में हमको छूट मिलती है, तो उसकी जो है अलग प्रक्रियाएं हैं कि उसका अकाउंट अलग रखना है, उसकी रसीद अलग रखनी है, कैसे कितना पैसा कैश आया है। कैश हम ज़्यादा ले नहीं सकते हैं किसी व्यक्ति से, तो शायद 500 रुपये तक कैश या 2000 रुपये तक कैश दिया जा सकता है। तो मित्रों, ट्रस्ट एक माध्यम है और हम कोई भी NGO का निर्माण ट्रस्ट के रूप में कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है, काफ़ी लाभकारी है, और हम जितना अच्छी तरह से हम जितनी अकाउंटेबिलिटी और जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, ट्रस्ट उतना ही उपयोगी बनेगा। ज़्यादातर ट्रस्ट जिन पे क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, उन पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या उसकी वजह यह है कि दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हमें अपनी कार्यवाही को भी ओपन रखना, कोई भी व्यक्ति हमारी कार्यवाही को देख सकता है, हमारे रजिस्टर को पढ़ सकता है, हमारे नियमों के बारे में जान सकता है, हमारे अकाउंट्स को, हमारी बैलेंस शीट को। बहुत सारी ट्रस्ट आजकल अपनी बैलेंस शीट अपने वेबसाइट पर लगाती हैं, वो पब्लिक को बताना चाहती हैं कि वी आर ओपन, वी आर ट्रांसपेरेंट एंड वी आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स योर मनी विच यू हैव गिवन, अकाउंटेबल टूवर्ड्स द मनी विच द ट्रस्ट, जिसके नाम पे हमने ट्रस्ट क्रिएट किया है, दैट ट्रस्ट अमाउंट जो हमारी कैपिटल है उसके ऊपर। तो NGO में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप ट्रस्ट बनाएं, सोसाइटी या नॉन प्रॉफिट कंपनी। महत्वपूर्ण यह है कि आपका इरादा उस उद्देश्य के प्रति कितना साफ और स्पष्ट है जिसके लिए उस संस्था का निर्माण किया गया है। मित्रों, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप ट्रस्ट बनाएं, लेकिन आप लोगों के ट्रस्ट का भी ध्यान रखें कि वो टूटे ना। ज़्यादा जानकारी आप किसी भी एक्ट को पढ़ने के बाद, इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने के बाद, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने कंसल्टेंट से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के लीगल केसेस भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और पुस्तकों के रूप में, उनसे भी जान सकते हैं। इस छोटे से समय में मैं जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ट्रस्ट के बारे में आपको दे सकता था, मैंने देने की कोशिश की है। आशा है आप इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।